मुझे एसएमएस मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। मैं अभी कॉलेज के लिए थोड़ी देर में घर से निकलने वाली हूँ। पल्स केयर इंस्टीट्यूट आपका दीवान नगर जयरामपुरा रोड पूरा बेसल में है। कभी कभी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती थी तो टीचर्स से जब शेयर करती थी तो वो भी मुझे मोटिवेट करते थे डिस्ट्रैक्शंस में मैंने यूट्यूब को लास्ट में तो डिलीट कर दिया। कि इतने साल मेहनत की है उसका रिजल्ट हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। मेरा नीट में इसको 700 था। मुझे एसएमएस मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। तुमने जो मेहनत की है वो तुम्हारी लास्ट टाइम पे एक गलती की वजह से खराब ना हो जाए। पेरेंट्स ने भी पीसीआई के बारे में बहुत सुना था और आसपास के लोग बोलते थे कि पीसीआई अच्छी है। डाउट्स हम कभी भी उनसे पूछ सकते थे। पता है मेरा नीट का स्कोर 666 था बट मैंने एग्ज़ाम के दिन इसकी टेंशन नहीं ली थी। और कभी भी मैंने टेस्ट को मिस नहीं किया। किसी भी सपने को पाने के लिए आपको पता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वेलकम टू द पल्स केयर इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका पल्स केयर इंस्टीट्यूट में। आज हमारे साथ है नीतू और कोमल, जिनसे एक बार आपकी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और जो अपनी कड़ी मेहनत अपने सपनों के लिए करते हैं उनको सफलता ज़रूर मिलती है। आइए मिलते हैं नीतू और कोमल से। मेरा नाम नीतू मेहता है। मेरा नीट में इसको 700 था। मुझे एसएमएस मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। मेरे पापा एक शॉपकीपर है और मैं खोराबिसल दलपुरा से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम कोमल प्रजापति है। मेरा नीट का स्कोर 671 है और मुझे जीएमसी डूंगरपुर अलॉट हुआ है। मेरे पापा एक ज्वेलर है और मैं खोराविसल से ही बिलोंग करती हूँ। किसी भी सपने को पाने के लिए आपको पता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपका नीट की जर्नी के लिए कितने स्टडी आवर्स रहते थे, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी, इस बारे में कुछ बताइए। मेरे स्टडी आवर्स 8 to 10 थे। मतलब एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले तक 3-4 महीने में मैंने 10-11 आवर्स तक स्टडी की थी, उससे पहले 8 आवर्स तक। और फिर मेरा हमेशा टाइम टेबल मैंने कभी भी फिक्स नहीं रखा, हमेशा चेंज होता रहता था। और ज़्यादातर मैं मॉर्निंग में आवर्स में पढ़ती थी और कभी भी मैंने टेस्ट को मिस नहीं किया। हमेशा जब भी टेस्ट होता था मैंने हमेशा उनको अटेंड किया है और टेस्ट से ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके अंदर, मार्क्स के अंदर। मेरे स्टडी आवर्स कभी भी फिक्स नहीं थे। कभी ऐसा भी होता था कि जब मैं 4-5 घंटे पढ़ती थी और कभी ऐसा भी होता था जब मैं 8 से 10 घंटे पढ़ती थी। बट जब मैं नहीं पढ़ पाती थी तो उसका रिग्रेट भी होता था और मैं फिर बाद में उसको कवर करने की कोशिश करती थी। मैं ज़्यादातर सुबह के टाइम पर पढ़ती थी क्योंकि उस टाइम पर हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं। फिर हम सबसे पहले फिज़िक्स पढ़ते थे, फिर उसके बाद में बायो, फिर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मतलब एनसीईआरटी पढ़ कर के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। फिज़िक्स में मतलब हमने थ्योरी कम पढ़ी थी और मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा की थी। बायो में तो एनसीईआरटी की रीडिंग ही करते थे। हाँ, ये तो होता ही है कि कभी-कभी बच्चा ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों से डिस्टर्ब रहता है, फैमिली में भी काफ़ी चीज़ें होती है, कोचिंग में भी काफ़ी चीज़ें हो जाती है, रूटीन नहीं बैठ पाता है। तो टाइम तो फ्लेक्सिबल होना ही चाहिए, क्योंकि कभी तुम हो सकता है 2 घंटे पढ़ पाओ, बट उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है टाइम से, ताकि तुम अपना जो शेड्यूल जो तुमने सिलेबस मिस किया है उसको तुम टाइम से कोप अप कर सको। पीसीआई के अंदर आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा और आपने पीसीआई को ही क्यों चुना अपनी पढ़ाई के लिए? कुछ इस पीसीआई के अंदर जो आपकी जर्नी रही उस बारे में कुछ बताइए। पीसीआई घर के नियर बाय था और पेरेंट्स ने भी पीसीआई के बारे में बहुत सुना था। आसपास के लोग हमेशा पीसीआई के लिए बोलते रहते थे कि पीसीआई एक अच्छा इंस्टीट्यूट है और फिर मैंने इसी को प्रेफर किया। और यहाँ की पीसीआई का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, फैकल्टी भी अच्छी थी, हमेशा टीचर्स ने सपोर्ट दिया है, हमेशा गाइडेंस दी है। और जब कभी भी डिमोटिवेट फील होता था तो टीचर्स हमेशा मोटिवेट करते रहते। डाउट्स के लिए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। टीचर्स से जब कभी भी हम डाउट्स पूछते थे वो हमेशा तैयार रहते थे हमें डाउट्स बताने के लिए। और डायरेक्टर सर का भी काफ़ी सपोर्ट था हमारे इस जर्नी में, वो हमेशा गाइड करते रहते थे। मेरा पीसीआई में एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। जैसा कोमल ने बताया कि टीचर्स हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते थे और हेल्प के लिए रेडी रहते थे। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम डायरेक्टर सर से शेयर कर सकते थे। मुझे कभी भी पर्सनली लाइब्रेरी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम यहीं पढ़ते थे और यहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी भी अवेलेबल थे, जिसके कारण हम ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते थे और कभी भी डाउट आता था तो सॉल्व कर सकते थे। ये तो है, पल्स केयर इंस्टीट्यूट में तुम जब एक आराम से यहाँ पे पढ़ाई करते हो तो तुम्हें काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। तुम्हें बाउंड नहीं किया जाता किसी एक फिक्स प्लेस पे बैठ के पढ़ाई करने को। तुम आराम से कंफर्टेबली जहाँ तुम्हें अकेले बैठ के अकेले अगर रूम में पढ़ना है तो तुम वैसे भी पढ़ सकते हो। कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह ऑनलाइन वगैरह देनी है तो वो भी तुम्हें आराम से प्रोवाइड करवा दी जाती है। तुम कंप्यूटर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन। कोई डाउट्स है तो वो भी टीचर्स तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल रहते ही हैं।
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो आप सबको पता है कि लाइब्रेरी और इंटरनेट की रिक्वायरमेंट आजकल बहुत ही बेसिक नीड हो गई है। तो आपको यहाँ पर सारी फैसिलिटी एक साथ में मिल जाती है पर्ल्स कैरियर इंस्टीट्यूट में। अगर आप चाहें अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए अगर यहाँ जॉइन करना चाहें तो आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अपने एकेडमिक सेशन के साथ एकेडमिक फ़ीस के अंदर ही अवेलेबल हो जाती है। तो मैं अपने आप में अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को कि काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे आपके जो टाइम टेबल है, जो आपका स्टडी आवर्स है, आपको स्कूल कैंपस में रुकने का जो टाइमिंग है, वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तो आप यहाँ पे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक 7 या 8 ऑफ क्लॉक तक कभी भी आप यहाँ पे रह के स्टडी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पर्ल्स कैरियर इंस्टीट्यूट। तो नीतू और कोमल, एग्जाम से पहले क्या इमोशंस थे आपके, क्या लग रहा था? मतलब लास्ट टाइम पे तुम जब टेस्ट वगैरह दे रही थी यहाँ पे तो तुम्हारा क्या स्कोर चल रहा था? लास्ट टाइम तक जो तुमने लास्ट सबसे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की थी उसमें तुम्हारा क्या स्कोर था? क्या लग रहा था कि तुम नीतू 700 और तुम 671 स्कोर कर पाओगे? क्या लग रहा था? एग्ज़ाम वाले टाइम पे हम सब थोड़ा नर्वस रहते हैं। हमें लगता है कि इतने साल जो मेहनत की है उसका हमें रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये सबके साथ होता है। लेकिन उस टाइम पे हमें थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि हमने इतने साल मेहनत की है और उसका रिज़ल्ट हमें लेना ही है। हाँ, ये कोमल, तुमने एक बात बहुत ही अच्छी कही कि लास्ट टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं। मेंटली उनको स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने जो पूरे साल मेहनत की है वो एक तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से, मेंटली थोड़ा सा स्टेबल ना रहने की वजह से तुम्हारी मेहनत ख़राब हो जाती है। कभी कभी काफ़ी बच्चों को वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे आप लोग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हेजिटेटेड रहते हैं। उनके कुछ बच्चे तो रोने लग जाते हैं नर्वसनेस की वजह से। बट तुम्हें अपने आप को थोड़ा मेंटली और इमोशनली भी मेंटेन करना चाहिए, स्ट्रांग बनाना चाहिए, ताकि तुमने जो मेहनत की है वो तुम्हारी लास्ट टाइम पे एक गलती की वजह से ख़राब ना हो जाए। और तुम्हारी मेहनत का फल तो देखो हमेशा मिलता ही है। तो मेहनत करो, थोड़ा सा मेंटली स्टेबल रहना भी काफ़ी ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। नीट से पहले मेरा एवरेज स्कोर 660 रहता था। एक बार 690 आया था, तब मैंने सोच लिया था कि जो नीट में आएगा वो हाईएस्ट आना चाहिए। बट मैंने एग्ज़ाम के दिन इसकी टेंशन नहीं ली थी। मैं मतलब फ्री होकर के गई थी कि जो भी आएगा अपना बेस्ट देना है, स्कोर की टेंशन नहीं लेनी है। जब मेरा स्कोर नीट से पहले कम आता था तो मैं उनको गलतियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करती थी और वही टॉपिक्स पढ़ती थी जो गलत हुए। किसी भी चीज़ की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो हमें पता है बहुत ही फोकस की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही फोकस्ड स्टडी हमें करनी पड़ती है। तो क्या ऐसी चीज़ें थी, क्या ऐसे छोटे मोटे सेक्रीफाइसेस थे जो तुम लोगों ने अपने लेवल पे किए कि नहीं कभी ऐसा हुआ हो कि फंक्शन वगैरह स्किप किए हों? और कुछ चीज़ें जो आपने ऐसा किया कि अपनी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई थी, हार्ड एंड फास्ट कुछ रूल्स बनाए थे कि नहीं ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है? कैसे तुम अपना डिस्ट्रैक्शंस को संभालती थी, इस बारे में कुछ बताइए नीतू और कोमल। मैंने अपनी नीट जर्नी में मतलब कभी भी अपना फालतू में कभी भी टाइम वेस्ट करना नहीं सोचा, और मैंने किया भी नहीं। जब भी कभी फैमिली के किसी फंक्शन में जाती थी, किसी शादी वगैरह में जाती थी, तो मैं कभी भी उनके साथ नहीं गई। घर पर अकेली रहती थी और मेरे साथ मेरी दादी जी रहती थी साथ में। फ़ोन मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया। लैपटॉप से मैं कुछ टेस्ट वगैरह देती थी, और फ़ोन तो मेरे पास था भी नहीं, और मैं और किसी का यूज़ भी नहीं करती थी। टीवी भी मैंने छोड़ दिया था। मेरे एग्ज़ाम से 20 दिन पहले मेरे मामा जी के मेरे भैया और दीदी की शादी थी। बट मैं वहाँ नहीं गई थी, इस कारण मेरी मम्मी भी नहीं जा पाई थी। और मैंने मतलब अपनी नीट जर्नी में बाहर का खाना भी अवॉइड किया था। और डिस्ट्रैक्शंस में मैंने यूट्यूब को लास्ट में तो डिलीट कर दिया था। वो डिसेबल हो जाता है ना। कभी ऐसा लगा पूरी नीट जर्नी के अंदर कि तुम्हारा सबसे वीक पॉइंट आ गया है, तुम्हारा डाउनफॉल हो रहा है, तुम्हें ऐसे लगा हो कि स्कोर भी बहुत नीचे जा रहा है, मेंटली भी तुम्हें ऐसा लगा हो कि अब कुछ मैनेज नहीं हो रहा है, अब लगता है कि होगा कि नहीं होगा, मतलब नेगेटिविटी आ गई हो मन के अंदर? तुम जब नेगेटिव इमोशंस वगैरह आते थे तो उससे कैसे बैलेंस करती थी, कैसे अपने आप को फिर से मोटिवेट करती थी और पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती थी? और कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो किसी ना किसी रीज़न से तुम्हारा बैकलॉग हो ही जाता है, कभी कुछ चैप्टर्स का बैकलॉग हो जाता है, तो तुम उसे कैसे बैलेंस करती थी? अपने बैकलॉग से वापस से सेम रूटीन पर कैसे आती थी? कैसे टेस्ट वगैरह सब कुछ तुम मैनेज करती थी? इस बारे में कुछ बताइए। मैंने जब भी मतलब इस नीट जर्नी में अपने टेस्ट सीरीज़ जब जॉइन की थी, उसमें जब कभी भी टेस्ट में मार्क्स कम आते थे, तो लगता था कि ये ना अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। लेकिन ये तो था कि हाँ, सिलेक्शन रेंज में आ जाऊँगी। लेकिन
अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा, इसलिए कभी-कभी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती थी, तो टीचर्स से जब शेयर करती थी तो वो भी मुझे मोटिवेट करते थे। पेरेंट्स से भी अपने मार्क्स वगैरह शेयर करती थी तो वो भी मुझे वो मोटिवेट करते थे और ये बोलते थे कि जो भी होगा अच्छा होगा, बस अपनी मेहनत को जारी रखो। और प्रिपरेशन के टाइम पे कभी बैकलॉग होता था, कभी चैप्टर्स मैं रिवाइज़ नहीं कर पाती थी किसी भी कारण से, तो मैं जो चैप्टर मेरा अच्छा प्रिपेयर हो रखा है उसको कम टाइम दे के उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी और अपना रूटीन के अंदर उसको वापस लेने की पूरी कोशिश करती थी। नीट की जर्नी में डाउनफॉल तो एक ही होता है कि नीट में मतलब मॉक टेस्ट में स्कोर कम आता है। तो जब भी मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर कम आता है तो मैं अपनी मम्मी पापा से शेयर करती थी, वह मुझे मोटिवेट करते थे और ये बोलते थे कि इसे एग्ज़ाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए तू है। और मेरा बैकलॉग मतलब मैं जब ड्रॉप ईयर था तब 3 से 4 दिन से ज़्यादा कभी बैकलॉग हुआ नहीं, तो वो कवर हो जाता था। चलो नहीं तो ये बताइए कि है ना तुम्हारा नींद का कितना रोल रहता है? काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करना अपने आप में सही डिसीज़न है कि तुम्हें अच्छे से सोना चाहिए और अपनी स्टडी को बैलेंस करना चाहिए? क्या लगता है तुम्हें कि स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करके स्टडी आवर्स बढ़ाने चाहिए? मुझे नहीं लगता कि कभी भी हमें अपनी नींद को कम करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ तो ये होता था, जब कभी मैं अपनी नींद को कम करती थी तो मैं दूसरे दिन उतनी एफिशिएंसी से नहीं अपना दिन पूरा कर पाती थी, ना ही मैं स्टडी में अपना फोकस पूरा दे पाती थी। इसलिए मेरा हमेशा नींद का 7 to 8 आवर्स तो रहता ही था और कभी कम होता था तो मेरा पूरा दिन वेस्ट होता था उस टाइम पे, तो मैंने कभी भी नींद से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नीट जर्नी में मेरा स्लीप शेड्यूल 7 to 8 आवर्स रहता था। मैंने कभी भी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि दूसरा दिन हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। मुझे नहीं लगता कि बच्चों को अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करके स्टडी आवर्स बढ़ानी चाहिए। अब तुम नीतू कोमल अब आप लोग कॉलेज जाने वाले हो तो तुम्हारा कॉलेज जाने से पहले क्या इमोशंस है, कैसा फील कर रही हो? तुम तो अभी थोड़ी देर में निकलने वाली हो, तो तुम्हारे क्या इमोशंस है कॉलेज जाने से पहले? एक्साइटेड हो, नर्वस हो, घर से दूर जा रही हो? कोमल तुम, नीतू का तो अच्छा है आप यहीं रहेंगे, बट फिर भी क्या इमोशंस है, कैसा लग रहा है, क्या होगा? मैं अभी कॉलेज के लिए थोड़ी देर में घर से निकलने वाली हूँ। मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स से दूर जा रही हूँ और बहुत खुशी भी हो रही है कि मैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कॉलेज में जा रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। पेरेंट्स भी थोड़े नर्वस है लेकिन वो भी खुश तो है ही कि मैं को अपना उनका भी सपना था और मेरा भी सपना था वो पूरा करने कॉलेज जा रही हूँ। मुझे एसएमएस मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है, जिसके कारण मैं खुश भी हूँ कि उसकी डिस्टेंस मेरे घर से काफ़ी कम है, ताकि मैं अप डाउन भी कर सकती हूँ और मैं फैमिली के पास भी रह सकती हूँ। मेरी फैमिली बहुत खुश है और मैं कॉलेज आने से पहले एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ। चलो इसी के साथ एक बार फिर से नीतू और कोमल को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपनी कॉलेज लाइफ बहुत ही अच्छे से एंजॉय करो। काफ़ी सारे नए एक्सपीरियंस तुम्हें कॉलेज में मिलेंगे। अपनी कॉलेज लाइफ की 5 साल की जो जर्नी है उसको अच्छे से कवर करो और एक अच्छे डॉक्टर के नाम पे बनो और जल्दी ही स्कूल में लौटो एज अ डॉक्टर कोमल एंड डॉक्टर नीतू की तरह, ठीक है? नीतू और कोमल की पर्ल्स केयर इंस्टीट्यूट के अंदर जर्नी काफ़ी अच्छी रही। अगर पर्ल्स केयर इंस्टीट्यूट आपका दीवान नगर जयरामपुरा रोड खोरा बेसल में है, अगर आप जयपुर से कहीं से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बहुत ही फ्लेक्सिबल और अच्छे से आपका रूटीन स्टडी अच्छे से चले, तो आप भी पर्ल्स केयर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्टडी यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं।